पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम अपने कोर्स फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के आखिरी मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। पिछले मॉड्यूल में हमने ये सीखा था कि किसी कंपनी के मुस्तकबिल की प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर वैल्यूएशन का अंदाज़ा कैसे लगाना चाहिए। इस मॉड्यूल में जो कुछ हमने पिछले 4 मॉड्यूल में सीखा उसको बरूए कार लाते हुए एक कंपनी की फाइनेंशियल असेसमेंट करेंगे। हमने जिस कंपनी का इंतखाब किया है वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड POL। हमने इस कंपनी के 2022 की सालाना फाइनेंशियल्स निकाली हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। हमने फिगर्स को अपनी शीट में डाल लिया है और अपने हिसाब से इन्हें ब्रेक करके लिखा है ताकि रेशियोज निकालने में आसानी हो सके। आप POL की फाइनेंशियल्स को PSX की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और पास खोल कर रख लें ताकि फिगर्स को रिकनसाइल किया जा सके। पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हमने पहले रेवेन्यू लिखा है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनका फर्क बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और अदर चार्जेस को हमने एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के तौर पर लिखा है और अदर इनकम को ऐसे ही लिख दिया है। एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट से कम किया और अदर इनकम को शामिल किया तो बना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT। फिर इसमें इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स को अलग लिखा और जब इन्हें भी माइनस किया तो बना प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट। हमने अपनी शीट की सब फिगर्स को कोड दिया है और इस कोड को कंपनी की फाइनेंशियल्स में डाल दिया है ताकि आप ये जान सकें कि हमने फाइनेंशियल्स में किस फिगर को अपनी शीट में कहाँ पर मिलाकर या अलग करके लिखा है। अब बैलेंस शीट की बारी। हमने फिक्स एसेट्स और दूसरे लॉन्ग टर्म एसेट्स को इकट्ठा करके लिखा है। स्टोर्स एंड स्टॉक इन ट्रेड मिलाकर इन्वेंट्री बनते हैं। ट्रेड डेट को हमने ऐसे ही रहने दिया और बाकी करंट एसेट्स को अदर करंट एसेट्स के तौर पर लिख दिया है। इसी तरह इक्विटी अलग लिख ली। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट की फिगर की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी लिख ली। लॉन्ग टर्म डेट या लाइबिलिटीज़ या बोरोइंग्स को अलग लिख लिया। ट्रेड पेएबल को अलग लिख लिया और बाकी अकाउंट्स पेएबल को अदर करंट लायबिलिटीज बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेड पेएबल की फिगर बैलेंस शीट में कुछ और है और हमारी शीट में कुछ और। इसे समझने के लिए नोट 10 देखते हैं। इसमें 22 बिलियन की फिगर है अदर पेएबल्स और उसकी तफसील नोट 10-2 में है। इसमें लिखा है कि किसी कस्टमर से जो कोई इदारा है इन्हें फालतू पैसे मिल गए थे, ये इन्हें मुस्तकबिल में वापस अदा करने पड़ेंगे। ये पेएबल है लेकिन ट्रेड पेएबल नहीं। जब प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा जाए तो उसकी अदायगी के जो पैसे हैं वो ट्रेड पेएबल कहलाते हैं। इसलिए 31 बिलियन के कुल ट्रेड पेएबल में से हमने 22.2 बिलियन कम करके लिखा है। डिविडेंड की तफसील आप फाइनेंशियल्स से भी देख सकते हैं और PSX की वेबसाइट पर कंपनी के पेज पर जाके पे आउट के सेक्शन में भी देख सकते हैं। हम जब ये कोर्स तैयार कर रहे थे उस दिन POL की कीमत थी 410 रुपये 66 पैसे। जब आप कोर्स देखें और ये बढ़ी हो या कम हो तो उस हिसाब से शेयर प्राइस वाली रेशोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तमाम फिगर्स हमने बिलियन में लिखी हैं। इस कंपनी के कुल शेयर्स हैं 283.855 बिलियन। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इन फिगर्स से रेशियोज निकालेंगे। आप 2 काम कर सकते हैं। रेशियोज के बारे में आप जान तो चुके हैं, तो अगर चाहें तो पहले खुद रेशियोज निकालें और फिर इस मॉड्यूल की वीडियो देखें और ये जानें कि आपके जवाब दुरुस्त हैं या नहीं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो तवज्जो से इस मॉड्यूल को देखें। लिक्विडिटी रेशियोज। करंट रेशियो। करंट एसेट्स में ये 3 फिगर्स शामिल हैं तो इन्हें ऐड करके इन्हें करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया,
रेशो निकली 2.15। ये अच्छी है। हम साथ ही 2021 की फिगर्स भी निकाल रहे हैं ताकि ये जायज़ा भी लगाएं कि मामलात पिछले साल से बेहतर हुए या बुरे, और ये बेहतर हुई है। क्विक या एसिड रेशो, करंट एसिड्स से इन्वेंट्री निकालकर करंट लायबिलिटीज से डिवाइड किया। ये भी अच्छी है और पिछले साल से बेहतर भी। इंटरेस्ट कवर, EBIT को इंटरेस्ट से डिवाइड किया तो बना 7.67, यानी प्रॉफिट में से 8वां हिस्सा इंटरेस्ट का है, जो मुनासिब है। लेकिन पिछले साल की रेशो या फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा उतना अच्छा। लेकिन इतना फ़र्क कैसे हुआ? क्या पिछले साल लोन नहीं था और अब ले लिया है? फाइनेंस कॉस्ट का नोट देखते हैं, नोट 27। तो ये इंटरेस्ट नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट के अलावा भी फिगर्स आती हैं, और इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट का ज़्यादा हिस्सा एक्सचेंज लॉस है। मतलब इस कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, तो इसकी इंटरेस्ट कवर रेशो बनेगी ही नहीं। वैसे ऐसी कंपनी बहुत अच्छी समझी जाती हैं। एफिशिएंसी रेशोज, रिसीवेबल टर्नओवर, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय ट्रेड डेट 5.21। 365 दिनों को इस रेशो से डिवाइड करें तो रिसीवेबल डेज बनेंगे 70। पेएबल टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल्स, तो बना 2.05। 365 को इस रेशो से डिवाइड करें तो पेएबल डेज बनेंगे 178। इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, तो बना 2.93। 365 को इससे डिवाइड करें तो इन्वेंट्री डेज बनेंगे 124। वर्किंग कैपिटल साइकिल, रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेएबल डेज, तो बने 16.51। एसेट टर्नओवर, रेवेन्यू को टोटल एसेट्स से डिवाइड करें तो बना 44%, यानी एसेट्स को बिजनेस में लगाकर उससे कितना रेवेन्यू बन रहा है। जितना ज़्यादा उतना अच्छा। इनका पिछले साल से ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। सॉल्वेंसी रेशोज, डेट टू एक्विटी रेशो, लॉन्ग टर्म डेट है 26 बिलियन, एक्विटी है 51 बिलियन। डेट को एक्विटी से डिवाइड करने की बजाय इनकी प्रोपोर्शन निकालें तो 100 में से बनी 34% डेट और 66% एक्विटी। एक्विटी 50 से जितनी ज़्यादा उतना बेहतर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 34% डेट है तो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों नहीं थी? क्योंकि ये डेट की फिगर लोन नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म पेएबल हैं, जिन्हें डेफर्ड लायबिलिटीज भी कहते हैं। मतलब वो अदायगियाँ जो कंपनी को आने वाले सालों में करनी हैं, इसलिए इन्हें डेफर कर दिया, यानी अगले सालों पर मुंतकिल कर दिया। और ये हैं डीकमीशन कॉस्ट। तेल की कंपनियां जब तेल निकालने के लिए कुएं खोदती हैं तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर तेल ना निकले या उस जगह से सारा तेल निकल आए तो इन्हें उस जगह को पहले की तरह दोबारा बनाना होता है, या समझ लें कि खुदाई को भरना होता है। तो ये वो मुस्तकबिल की अदायगियां हैं जो इन्हें उस सिलसिले में करनी पड़ेंगी। इसलिए इनकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज तो हैं, लेकिन उसके मुकाबले पर इंटरेस्ट नहीं। डेट रेशो, तमाम लायबिलिटीज या डेट को तमाम एसेट्स से डिवाइड किया तो बना 57%। एक्विटी रेशो, तमाम एक्विटी को तमाम एसेट्स से डिवाइड किया तो बना 43%। प्रोपोर्शन में ये बना 57 डेट 43 एक्विटी। तीनों रेशोज मिलाकर देखें तो ये पता चलता है कि इनकी शॉर्ट टर्म की अदायगियाँ कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन वो ज़्यादा होने के बावजूद भी करंट रेशो अच्छी है, इसलिए ये कोई परेशानी की बात नहीं। मतलब शॉर्ट टर्म की अदायगियों को शॉर्ट टर्म के कैश से या शॉर्ट टर्म के एसेट से अदा किया जा सकेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT को डिवाइड किया एक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट से तो बना 55%। पिछले साल से बहुत बेहतर हुआ है। रिटर्न ऑन एक्विटी, नेट प्रॉफिट को एक्विटी से डिवाइड करें तो बना 51%। ये भी पिछले साल से बेहतर हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड किया तो बना 50%। मतलब सेल्स या रेवेन्यू का आधा प्रॉफिट है। बहुत ही ज़बरदस्त। अब तज्जिए के लिए
कंपनी के रिजल्ट का मुआवजा सिर्फ उसके पिछले सालों की परफॉर्मेंस से नहीं किया जाता, बल्कि सेक्टर की दूसरी कंपनियों की रेशियोज निकालकर यह जायजा लगाया जाता है कि कौन सी कंपनी बेहतर है। इस कोर्स के बाद मुस्तकबिल में आप ये जायजा खुद कर सकेंगे, अगर करना चाहें तो। अब मार्केट प्रॉस्पेक्ट रेशियोज की बारी है, जो आम सरमायाकारों के लिए सबसे ज्यादा अहम। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। नेट प्रॉफिट को शेयर्स से डिवाइड किया तो आया 91.37, पिछले साल से तकरीबन दुगनी हो गई। डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड को ईपीएस से डिवाइड किया तो बना 77%। ये भी बहुत शानदार, वरना कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं कि 50-50 ईपीएस कमाकर 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं देते। डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड को शेयर प्राइस से डिवाइड किया तो बनी 17%। ये भी अच्छी है। आप इसको इस दिन के हिसाब से रिकैलकुलेट कर लें जिस दिन आप ये कोर्स कर रहे हैं। प्राइस अर्निंग रेशो। शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करें तो बनी 4.49। तो सब रेशियोज को मिलाकर देखना होता है और फिर कंपनी में सरमायाकारी का फैसला करना होता है। इस कंपनी की तमाम रेशियोज ही बेहतर हैं, यानी ऐसे शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए सरमायाकारी की जा सकती है। अब हम चौथे मॉड्यूल में जो बातें कहीं, इनके मुताबिक इसके मुस्तकबिल का जायजा लगाने की भी कोशिश करते हैं। पहली बात हमने कही थी कि पिछले 5 साल की सेल्स और प्रॉफिट का जायजा लें। पीएसएक्स की साइट पर 4 साल का डेटा होता है, ये भी काफ़ी है। सेल्स 20 और 21 में कम हुई, लेकिन 22 में बढ़ी और 23 में भी बढ़ रही हैं। प्रॉफिट भी 22 में काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। नंबर 2, हर साल में प्रॉफिट का कितना फीसद डिविडेंड दे रहे हैं। वैसे अगर आप हर साल का जायजा लें तो ठीक ठाक दे रहे हैं। अगर 22 का देखें तो 91 की अर्निंग में से 70 दे दिए, तकरीबन कमाई का 70% डिविडेंड। ये बहुत ही अच्छा है। जैसा कि पिछले सालों में भी इसके आसपास ही दे रहे हैं, तो उम्मीद है आगे भी ऐसा ही करेंगे। नंबर 3, कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्ज तो नहीं लिया। इस पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इनका कोई ख़ास कर्ज नहीं है। मतलब इंटरेस्ट की शरह बढ़ने या कम होने से इनके मुनाफे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4, इन्फ्लेशन बढ़ रही हो तो क्या कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी? कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन तेल की ज़्यादातर कंपनियों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तेल के रेट भी तो बढ़ जाते हैं। हम नहीं समझते कि इन्फ्लेशन का इस कंपनी पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा बहुत तो आ सकता है, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद नहीं करते। नंबर 5, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर्स के मुताबिक कंपनी का मुस्तकबिल कैसा है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखें तो उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की वजह तेल की कीमतों में इजाफा बताया है। अब जब तक तेल की कीमत ज़्यादा रहेगी, इनका प्रॉफिट ज़्यादा ही रहेगा। साथ ही एक्सपेंशन की कोशिशें भी करते रहते हैं और ये समझते हैं कि ये जितना तेल निकालेंगे वो सब इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि मुल्क में तेल की ज़रूरत को पहले लोकल तेल से पूरा किया जाता है और जो इजाफी ज़रूरत होती है उसे इम्पोर्ट किया जाता है। तो इम्पोर्ट तो कम होते नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब लोकल तेल सारा इस्तेमाल ही हो जाएगा। और हमने पहले भी यही असेस किया था, तो इस बात में कोई शक नहीं रहा। इसलिए पीओएल सदाबहार कंपनी समझी जाती है। नंबर 6, स्टॉक मार्केट पर डायरेक्टर्स की तरफ से दी गई मटेरियल इंफॉर्मेशन। पिछले 2 महीनों में कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा तभी होता है कि जैसे ही ये पीएसएक्स की वेबसाइट पर आए, आप इसे पढ़ें और इसके मुताबिक सरमायाकारी का फैसला करें। तो हर कंपनी का ये जायज़ा रोज़ लेना चाहिए। रेशियोज़ के मुताबिक भी ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी नज़र आ रही है और मुस्तकबिल का जायज़ा भी ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से कंपनियों की फाइनेंशियल असेसमेंट की जाती है। यहीं पर हमारे 5वें मॉड्यूल का इख्तिताम हुआ और हमारे कोर्स का भी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा और कुछ कुछ समझ भी। इससे बढ़कर हम ये उम्मीद करते हैं कि अब आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल्स का कुछ कुछ जायज़ा लेने के काबिल हो चुके होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करेंगे, उनकी तादाद में इजाफा होगा और सीख के समझ के करेंगे, उतना ही स्टॉक मार्केट माफियाज को
मार्केट मैनिपुलेट करने में मुश्किल पेश आएगी और आम सरमायाकार नुकसान से बचे रहेंगे। अब हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर आपके कुछ सवाल हों जिनका जवाब आपको इस कोर्स से ना मिल पाया हो। तो अगला कदम ये हो सकता है कि आप ऐसे तमाम सवालात को कमेंट्स में लिखें। अगर सवाल थोड़े होंगे तो हम कमेंट्स में ही उनका जवाब दे देंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सवाल हो गए तो हो सकता है हम एक अलग वीडियो बनाकर उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं। बस याद रखें, सिर्फ ब्रोकर के कहने पे या किसी यूट्यूबर के कहने पर किसी स्टॉक में सरमायाकारी ना करें। खुद से फाइनेंस को समझें और फिर अपना फैसला करें। और उसकी वजह यही है कि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। ये उनके लिए जुआ है जो सोचे समझे बगैर सिर्फ किसी के कहने पर किसी शेयर को खरीदते या बेचते हैं। लेकिन अगर आप समझ के इसमें काम करेंगे तो ये जुआ नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा कारोबार है। कोर्स की वीडियोस देखने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको इस कोर्स से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपके ख्याल में इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये स्लाइड टेम्पलेट हमने स्लाइड्स गो की वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने कोर्स के लिए इस्तेमाल की। बदले में हमने सिर्फ इस स्लाइड को डिस्प्ले करके इन्हें इसका क्रेडिट देना है। इनका भी शुक्रिया। आखिर में छोटी सी बात, बिला वजह दूसरों पर तनकीद करने से गुरेज करें। अपने अमल पर तवज्जो दें और अपने हकूक अदा करें। आप बदलेंगे तो ज़माना बदलेगा। खुश रहें। अल्लाह के हवाले।